अच्छा बच्चे, अब जो मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जानी है कुछ चीज़ों के बारे में। और वो चीज़ें क्या हैं, वो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, एक डेट का फैक्टर है एंड डेट द अदर फैक्टर इज़ योर फैक्टर ऑफ इक्विटी। ये क्या होती हैं, इसके लिए सिंपल सी एक कहानी है कि वी हैव द आइडिया एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। ये हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। हम इसी इक्वेशन को फाइनेंशियल टर्म्स में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किस तरह डील करेंगे। हम अपने एसेट्स को एक नाम देंगे कि कैपिटल है, लाइबिलिटीज़ को हम नाम देंगे डेट, इट इज़ अ डेट, प्लस इक्विटी हमारा इक्विटी ही रहेगा। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में बात किया है, कैपिटल इज़ बेसिकली द सरमाया डेट यू वांट टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस, debt is basically the कर्ज that you have taken, plus equity is basically the मलकियत you have। अब एग्जांपल क्या है कि सर आई नीड $1,00,000, मुझे एक सरमाया चाहिए $1,00,000 का। नाउ यू हैव टू ऑप्शन, अगर आप वो $1,00,000 लेना चाहते हैं, या तो आपकी जेब में खुद $1,00,000 हो, आपकी मलकियत हो, ठीक है, या आप कहते हैं नहीं सर मेरे पास नहीं है, मैं 50,000 उधार ले लेता हूँ, डेट इज़ मीन्स द कर्ज, एंड 50,000 इज़ प्रेजेंट इन माई पॉकेट, इट इज़ माई मलकियत। ठीक है, आपने ये ये 50,000 फ्रॉम द इक्विटी एंड 50,000 फ्रॉम द डेट आपने ये क्रिएट किया, और आपके पास क्या बन गया, टोटल सरमाया बन गया 1,00,000 का। अब जब 1,00,000 रुपये आपने किया, अब इस 1,00,000 से आप करंट एसेट्स लेते हैं, या इससे आप फिक्स्ड एसेट्स लेते हैं, बिल्डिंग लेते हैं, फर्नीचर लेते हैं, ये ये जो कैपिटल है ये बेसिकली आपका एसेट है। ठीक हो गया। ये जो डेट है, जो आपने कर्ज लिया, इट इज़ योर लाइबिलिटी, इट इज़ योर जिम्मेदारी डेट यू हैव टू पे ऑफ। ठीक है, लाइबिलिटी इसी को कहते हैं जो आपने कर्ज लिया, और इक्विटी आपकी यहाँ पे भी मलकियत है। ठीक है, ये बात हमारी सिंपल फार्मूला है। ये बात जिस बच्चे को ना समझ आए वो वीडियो रिपीट करे पीछे करके, ये बात दोबारा समझ ले कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ बेसिकली द मेजर इक्वेशन ऑफ योर कैपिटल स्ट्रक्चर। इस शक्ल को क्या कहते हैं, इसको कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। हमारा कैपिटल जो बनता है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, शक्ल। किन दो चीज़ों से बनती है, शक्ल में आपकी या तो डेट शामिल होगा या इक्विटी, या दोनों मिलके शामिल होंगे। ठीक है, आपके सरमाए की शक्ल। और ये क्या है, ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर बेस करती है। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब हम दो बातें करते हैं कि सर हमें कर्ज चाहिए। मैं क्या एक बैंक हूँ और मैं कहता हूँ कि सर आई नीड 50,000। मैंने एक इन्वेस्टर क्या है, कोई भी बंदा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक नाम अली ले लेते हैं। अली एक इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर क्या है कि वो कहता है कि मैं कहीं, मेरे पास 50,000 रुपये हैं, आई वांट टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट, और मुझे उस पर प्रॉफिट दिया जाए। बैंक क्या करता है, बैंक कहता है हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है, इस पीस ऑफ पेपर का नाम हमने नाम दे दिया बॉन्ड का। ठीक है, बैंक कहते हैं मेरे पास एक सफ़े, ये टुकड़ा है सफ़ा, ठीक है, ये सफ़ा हमसे ले लो और हमें अपने 50,000 दे दो। ये सफ़ा हमसे ले लो और ये हमने 50,000 दे दो फॉर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर हम आपके 50,000 भी आपको पे ऑफ करेंगे, प्लस उसमें कुछ प्रॉफिट देंगे आपको। ठीक हो गया। अब यहाँ तक आपकी कहानी कंप्लीट है। ये हमने बात की है बॉन्ड की सिंपल फॉर्म में। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आई, वीडियो दोबारा रिपीट करे, पीछे बैक जाए और यही बात समझे कि एक बैंक है, बैंक को 50,000 रुपये कर्ज चाहिए था। बैंक ने क्या किया, एक सफ़ा दिया, उस सफ़े को दे दिया अली को, और अली से ले लिया 50,000 विद अ प्रॉमिस के सर हम आपके लिए 1 साल के लिए आपसे ये 50,000 ले रहे हैं, 1 साल बाद आप हमें आइएगा, हमारा सफ़ा वापस कीजिएगा, हमारा बॉन्ड आप हमें वापस करेंगे, हम आपको उसकी जगह 50,000 देंगे और हम उसके ऊपर आपको एक प्रॉफिट भी दे देंगे। सिंपल कहानी, कोई लॉजिक, कोई परेशानी वाली बात नहीं, एक सिंपल एक्टिविटी है। इसके बरक्स मेरे पास एक और चीज़ आती है जिसमें हम कहते हैं हमारे पास सर एक और सफ़ा है, लेकिन हम जिस बंदे को भी ये सफ़ा देंगे उस बंदे को हम कंपनी में एज अ कर्जदार उससे पैसे नहीं ले रहे, हम उसे कंपनी में मलकियत देना चाह रहे हैं। इस सफ़े का नाम हमने क्या रखा था, बॉन्ड। इस सफ़े का नाम है शेयर। ठीक है, इसे शेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी हम जिस बंदे को भी ये देंगे, डेट विल बिकम द ऑनर ऑफ द बिजनेस, डेट विल बिकम द ऑनर ऑफ द बिजनेस, वो कंपनी का मालिक बन जाएगा। ठीक है, इस शेयर के लिए हमारे पास 2 टाइप्स हैं। अब ये मैं आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनके पास, जो अभी तक अंडरस्टैंडिंग उनके लिए नहीं है कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या। हमारा चलना बिजनेस इसी के ऊपर है, हमारी ये अकाउंटिंग इक्वेशन पे भी है, डेट और इक्विटी पे चलना है। डेट हासिल करने के लिए बॉन्ड लेंगे, इक्विटी हासिल करने के लिए शेयर्स लेंगे। बॉन्ड क्या होता है, बैंक को पैसा चाहिए, उन्होंने कहा हमसे एक सफ़ा ले लो और 50,000 दे दो विद अ प्रॉमिस कि 1 साल बाद हमारा सफ़ा हमें वापस करोगे और हम आपको आपके 50,000 दे देंगे और उस पर कुछ प्रॉफिट भी देंगे। ठीक हो गया।
फिर एक शेयर्स की बात आती है, कंपनी ये बैंक है फॉर एग्जांपल, वही बैंक है, वो कहता है हमसे सफ़ा ले लो लेकिन ये पैसे कर्ज नहीं है, आपको हम कंपनी में मालिक बनाएंगे अपना, ठीक है। जब वो ये सफ़ा लेंगे तो दैट विल पर्सन विल बिकम द ऑनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अब इस सफ़े की दो टाइप्स हैं, या तो वो कॉमन स्टॉक होगा, नाम ध्यान में रखें, कॉमन स्टॉक, एंड द सेकेंड वन इज योर प्रेफर्ड स्टॉक। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ, अब स्टॉक के ऊपर कुछ बच्चे जो बच्चे जहन में BA बैकग्राउंड के हैं, बेटा स्टॉक और शेयर सेम थिंग है, बोथ आर द सेम थिंग। शेयर का मतलब क्या है, ये सफ़ा जो है ना ये शेयर है, आप ये मुझसे सफ़ा ख़रीद लो, मैं आपको अपनी कंपनी का मालिक बना देता हूँ, ठीक है। क्या है कि आप जब भी मुझसे ख़रीदोगे तो आप कंपनी में हिस्सेदार हो जाएंगे, ठीक है। कंपनी के पैसे जो आप पैसे देंगे, मैं भी कुछ पैसा दूंगा, दोनों मिला के लगा देंगे बिज़नेस में, उस बिज़नेस से प्रॉफिट होगा, मैं उसी तरह, वो जो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक प्रॉफिट के ऊपर किया, आपको प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त प्रॉफिट में आपको भी मैं पैसे दूंगा। अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी दैट इज़ योर डिविडेंड, नहीं करेगी रिटेन अर्निंग बन जाएगी। चीज़ों को ज़रा अंडरस्टैंड करें। कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक में फ़र्क क्या है? कॉमन स्टॉक में ये होता है कि आप इफ़ यू विल परचेज द कॉमन स्टॉक योर ओपिनियन विल मैटर, आप डिसीजन मेकिंग में कंपनी के हिस्सेदार बन जाएंगे, DM स्टैंड फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक हो गया। जबकि प्रेफर्ड स्टॉक में होता है कि आपको कंपनी का मालिक बना देंगे बट इन प्रॉफिट ओनली, आपको सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट में मालिक बनाएंगे लेकिन आपकी डिसीजन मेकिंग में कोई वैल्यू नहीं होगी। अब मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ, जिन बच्चे को नहीं समझ आई, जो बच्चा अभी तक जहन में कहीं और था, वो बच्चा समझे कि कॉमन स्टॉक मीन्स यू विल बिकम द ऑनर एंड आपकी डिसीजन मेकिंग पावर आ जाएगी। प्रेफर्ड स्टॉक मीन्स आप मालिक हो लेकिन सिर्फ प्रॉफिट में मालिक हो, आपकी डिसीजन मेकिंग नहीं है, कंपनी के फैसलों में आपकी बात नहीं की जाएगी, ठीक है। ये सिंपल सी कहानी मैंने आपको बताई है एक कंपनी के हवाले से, इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम चैप्टर पढ़ने आगे वाले, ठीक है। जिससे ये बात समझ नहीं आ रही वो बच्चा अपना क्या करे, इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख ले, ठीक है। अब मैं न्यूमेरिकल डिस्कशन पे वापस आता हूँ। हमने जो न्यूमेरिकल अभी लास्ट टाइम डिस्कस किया पिछली वीडियो में, दैट इज़ योर प्रॉब्लम 3-1, अब हम 3-2 के ऊपर जा रहे हैं, ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम 3-2 इज़ लिटरली द ईजीएस्ट वन। उसमें उन्होंने हमें क्या कहा है कि आपने ये आपको एक पूरा प्रॉब्लम दे दिया, उन्होंने कहा हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, इन 2 कॉलम में हमने कुछ करंट एसेट्स की चीज़ें रखी हैं, कुछ फाइनेंशियल फिक्स एसेट की चीज़ें, कुछ करंट लाइबिलिटी, कुछ लॉन्ग टर्म डेट्स। एक बच्चे को मैं सिंपल वर्डिंग में बता दूं, बेटा करंट एसेट मीन दैट विल बी अवेलेबल टू द कंपनी फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए होगा वो करंट होगा, 1 साल से ज़्यादा के लिए, बिल्डिंग हमारी 1 साल से ज़्यादा के लिए, लैंड हमारा 1 साल से ज़्यादा के लिए, फर्नीचर हमारा 1 साल से ज़्यादा के लिए, जो हमारी व्हीकल्स हैं डेट विल बी द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन 1 ईयर, ये तमाम चीज़ें फिक्स एसेट्स हैं। कैश आपका फिक्स एसेट नहीं है, इन्वेंट्री आपकी फिक्स एसेट, आपने कोई चीज़ बेचनी है, आपने वो 1 साल के अंदर अंदर बेच देंगे, वो आपका फिक्स एसेट नहीं है, वो करंट एसेट है। फिर हमारे पास आते हैं लाइबिलिटीज साइड के ऊपर, करंट लाइबिलिटी एंड फिक्स लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या होगी, जो वो तमाम जिम्मेदारियां जो हमने 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करनी है। अब जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा था ये 1 ईयर की, कि 1 साल के अंदर आपने अली को पैसे वापस करने, ये आपकी करंट लाइबिलिटी है, लेकिन अली से यही पैसे आपने 5 साल के लिए ले रहे हैं, वो करंट लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारी एग्जांपल जो दूसरी आती है वो हमारे पास आ जाती है करंट लाइबिलिटी तो आ गई कि 1 साल के अंदर पूरी करनी है, और जो करंट लाइबिलिटी नहीं है इसका मतलब है उसके अब हमारे पास जो टैक्सेस होते हैं, गवर्नमेंट को एक सालाना टैक्स भरना होता है, वो करंट लाइबिलिटी है। आपने सैलरीज पे करनी है, करंट लाइबिलिटी है। आपने किसी को कोई चीज़ें, ऐसी चीज़ जो आपने 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करनी है, करंट लाइबिलिटी है। लेकिन ऐसी चीज़ जो 1 साल से ज़्यादा अरसे तक चलेगी, डेट इज़ंट अ करंट लाइबिलिटी, वो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए चल सकती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं, मैं साथ साथ बोलता जाता हूँ और आप समझते जाइएगा। अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल क्या है, जिम्मेदारी है जो आपने 1 साल से ज़्यादा के लिए चलानी है। अकाउंट पेबल किस चीज़ का पार्ट होगा, मैं यहाँ पे 2 नाम दे दिए हैं ऊपर, अगर आपको ये नज़र आए, मैंने बैलेंस शीट को नाम दिया है ए का और मैंने इनकम स्टेटमेंट को नाम दिया है बी का। उन्होंने हमें बैलेंस शीट से और इनकम स्टेटमेंट से कुछ चीज़ें दी हैं और हमें उनमें बताना है कि ये सर ये बैलेंस शीट का पार्ट है, ये इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। बैलेंस शीट के लिए ए का वर्ड यूज़ करेंगे और इनकम स्टेटमेंट के लिए बी का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अकाउंट पेबल क्योंकि हमारी बैलेंस शीट का पार्ट होती है तो हम उसे ए लिख देते हैं। अकाउंट पेबल करंट लाइबिलिटी है तो CL लिख दिया, करंट लाइबिलिटी। अकाउंट रिसीवेबल हमारा फिर वही वाली बात है कि बैलेंस शीट का पार्ट है तो हम यहाँ पे भी ए लिख देते हैं।
और ये हमारी करंट एसेट का पार्ट है तो हमने CA लिख दिया इसके आगे, ठीक है। आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं। अक्रूवल्स क्या होते हैं? अक्रूवल्स होते हैं कि वो खर्चा जो हो जाए लेकिन अभी तक आपने पे ऑफ ना किया हो, और ये भी जिम्मेदारी है, और ये करंट लाइबिलिटी होती है आपकी 1 साल के अंदर। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आता है कि बिजली का बिल अक्रूवल है, आपको पता है 30 दिन तक किया। अक्कर, अक्रूवल के वर्ड को अक्कर से समझे। अक्कर का मतलब होता है हो जाना। अक्रूवल हो चुका है, आपने 30 दिनों के लिए बिजली का बिजली इस्तेमाल कर लिया है, ये जिम्मेदारी बन गई है आपको। 24 जो डेट होगी किसी भी महीने की, आपने वो बिल पे करना है, लास्ट डेट है आपकी, अक्रूवल है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। और ये करंट लाइबिलिटी आपने 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है। महीने के अंदर करनी है तो 1 साल की तो बहुत दूर की बात हो गई। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट मैं ज़रा यहाँ पे आपको एलैबोरेट कर देता हूँ कि डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में फ़र्क क्या है। मैंने 1 लाख रुपए का एसेट लिया, ठीक है। मुझे थोड़ी देर बाद लगा कि यार ये जो एसेट है 1 लाख रुपए, ये 10 महीनों के लिए चलना है, फॉर 10 मंथ्स, या 10 सालों के लिए चलना है, फॉर 10 ईयर्स। हर महीने उसकी मैं कुछ ना कुछ वैल्यू डिक्रीज़ करता रहूँगा। अब मैं कहता हूँ कि सर अगर 1 लाख है 10 है तो इट मीन 10,000। 1 महीना गुजरने के बाद बच्चे ये ज़रा समझ लो, बहुत आसान वर्ड्स में आपको मैं एक बात समझा रहा हूँ कि लाख रुपए का एसेट था, 10 महीने उसकी वैल्यू थी या 10 साल उसकी वैल्यू थी। हर साल या हर महीने आपने उसके अंदर से 10,000 की कमी कर देनी है, ठीक हो गया। तो 1 लाख में 10,000 आपकी क्या हो गई? डेप्रिसिएशन। लेकिन आप अगर उसकी वैल्यू लिखेंगे, डेप्रिसिएशन उसकी क्या कहते हैं, कहेंगे कि ये 10,000 कम हो गई ये चीज़, तो आपके पास अभी भी लाख रुपए की है। लेकिन हमने उसके लिए दिमाग में माइंड बना लिया कि सर ये ना 1 महीना गुजर गया या 1 साल गुजर गया, अब इसकी वर्थ 90,000 की रह गई है, इसकी वर्थ 90 है, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन 10,000। अक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठे करते जाना। आप लिखोगे उसे लाख रुपए की, लेकिन 2 साल के बाद कितनी डेप्रिसिएशन होगी अगले साल, ये सेकंड ईयर की बात, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहा हूँ बेटा आपको। 10,000 उसकी डेप्रिसिएशन हुई है फॉर द सेकंड मंथ, फॉर द सेकंड ईयर। तो डेप्रिसिएशन 10,000 हमारा चल रहा है। हम इसकी वैल्यू लिखते हैं कि 1 लाख इज़ द वैल्यू ऑफ योर एसेट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इकट्ठी हुई डेप्रिसिएशन को आप माइनस करेंगे, वो 20,000 हो गई। सो व्हाट इज़ द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ योर एसेट? दैट विल बी 80,000। ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए, और ये कहाँ पे इस्तेमाल होना है, ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आपके इन बैलेंस शीट के अंदर ही आती है, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे ये फिक्स एसेट्स के अंदर आएगी, क्योंकि हम वो चीज़ें जो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए चलनी है उसकी डेप्रिसिएशन करते हैं, ठीक है। जिसे ये बात समझ नहीं आ रही वो मेरी यही वीडियो 5 सेकंड या 1 मिनट या 2 मिनट पीछे करके देखिए, उसे अपनी मेरी बात समझ आ जाएगी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आते हैं, ये बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं, हमने इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं, और ये ई फॉर एक्सपेंसेस आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए बिल्डिंग, फिक्स एसेट है करंट, ये हमारा यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए लिख लेते हैं। बिल्डिंग हमारा फिक्स एसेट है, तो ये बैलेंस शीट का पार्ट हो गया, और ये फिक्स एसेट है, FA मैंने आगे लिख लिया। अच्छा, उसके बाद हम देखें, अगर हम कैश के ऊपर आएँ, कैश भी करंट एसेट है, बैलेंस शीट के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर ए लिखेंगे, और ये करंट एसेट का पार्ट है। कॉमन स्टॉक, या फिर वही वाली बात जो मैं अभी बच्चों को कह रहा था कि स्टॉक और शेयर्स एक ही चीज़ होते हैं, तो शेयर्स ये बैलेंस शीट के अंदर आते हैं, ठीक है। आपने एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, ये आपकी बैलेंस शीट है, मेजर बैलेंस शीट यही है। तो कॉमन स्टॉक आपकी कहाँ पे आ जाएंगे? ए फॉर बैलेंस शीट, यहाँ पे ए लिखेंगे, और आगे हमारे पास स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। अब ये अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा तो मैं उसके लिए ज़रा सामने दोबारा ले आऊँ। ये आपके एसेट्स आ गए, ये आपकी लाइबिलिटीज़ आ गई, ये ऑनर्स इक्विटी आ गई। इस इक्विटी के अंदर जो शेयर्स को हम लिखेंगे, और स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, स्टॉक होल्डर कौन है? शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उनकी इक्विटी के अंदर हम कॉमन स्टॉक को लिखते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस CGS, ये फर्स्ट सेमेस्टर में सबको पता है। CGS ये हम कैसे में बना, सेल्स माइनस CGS कहाँ पे होता है, या इनकम माइनस एक्सपेंसेस कहाँ होते हैं? इनकम स्टेटमेंट में। तो उसके आगे हम क्या लिखते हैं? बी फॉर इनकम स्टेटमेंट, ठीक हो गया। यहाँ पे जो हमने ऊपर एक सिंबल दे दिया। उसके बाद आप देखें कि ये क्या एक्सपेंस है आपका, डेप्रिसिएशन, फिर बैलेंस शीट में आपने एक्सपेंस के तौर पे लेना है। इक्विपमेंट चीज़ें हैं, एसेट है और फिक्स एसेट है। जनरल एक्सपेंसेस फिर बैलेंस शीट में आ जाएगी, ये एक्सपेंस है आपका। इंटरेस्ट एक्सपेंस फिर बैलेंस शीट कह रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट में आ गई, एक्सपेंस है। फिर ये इनकम स्टेटमेंट में आ गई, एक्सपेंस है। इन्वेंट्री आपकी फिर बैलेंस शीट में आ गई, करंट एसेट है। लैंड आपका फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट में आ गई।
लॉन्ग टर्म डेट्स, डेट मतलब कर्जा, कर्जा आपका क्या होगा बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर आपका ये क्या है, लॉन्ग टर्म डेट 1 साल से ज़्यादा का खर्चा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म 1 साल के लिए, करंट 1 साल के लिए, लॉन्ग टर्म 1 साल से ज़्यादा के अर्से के लिए। मशीनरी आपके पास क्या आ जाएगी, बैलेंस शीट में आ जाएगी, फिक्स एसेट है। मार्केटेबल सिक्योरिटी आपके पास क्या आ गई, बैलेंस शीट में आ जाएगी। और करंट एसेट है, नोट्स पेबल आपके पास बैलेंस शीट आ गई। करंट लाइबिलिटीज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपकी इनकम स्टेटमेंट है। एक्सपेंस है आपका पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार। अब पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। कंपनी जो हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम जब भी शेयर्स के ऊपर बात करते हैं, हम एक कंपनी का नाम लेते हैं एंग्रो। एंग्रो एक कॉरपोरेशन है। एंग्रो ने कुछ पैसा चाहिए, सरमाया चाहिए, कैपिटल चाहिए। कैपिटल के लिए यू हैव टू रिलाई ऑन डेट एंड इक्विटी। अब इक्विटी के ऊपर आए, उन्होंने कहा सर हमसे एक पीस ऑफ पेपर ले लें और हमसे एक पीस ऑफ पेपर ख़रीद लें, हम आपको प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाएंगे। अब ये पीस ऑफ पेपर जो पाकिस्तान के अंदर रखा जाता है ना, रजिस्टर किया जाता है, या जिस प्राइस पे वो सेल होता है वो 10 रुपीज़ है, ठीक है। 10 रुपीज़ का वो शेयर होता है। लेकिन जो मार्केट में एंग्रो का शेयर है ना, डेट इज़ इक्वल टू 370 रुपीज़। अब क्वेश्चन अराइज होगा कि सर चीज़ तो 10 रुपये की है, हम 370 क्यों हैं। उन्होंने अपनी वैल्यू इतनी बना दी है, हम कंपनी को, हर बंदे को पता है कि यार ये बड़ा मुनाफा कमाएंगे और इसमें से हमें डिविडेंड मिलेगा, तो वो दे आर रेडी टू पे 360 रुपीज़ मोर देन द पार वैल्यू। पार वैल्यू का मतलब क्या है, जो उसकी रिटर्न वैल्यू है शेयर के ऊपर। शेयर के ऊपर 10 रुपये ही लिखा हुआ है, लेकिन वो 370 रुपये का बेच रहा है, यानी 360 को क्या कहेगा, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार। सिंपलेस्ट ये फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया। और ये भी क्योंकि आपकी इक्विटी का पार्ट है, ठीक है। अब शेयर्स के बारे में बात हो रही है, इक्विटी का पार्ट है। इक्विटी कहाँ पे आएगी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। इक्विटी कहाँ पे आएगी, ये सारा किसकी कहानी है, ये आपकी बैलेंस शीट है। तो इक्विटी आपकी बैलेंस शीट में आएगी और ये स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का पार्ट बन जाएगी, ठीक है। इस बात को नहीं समझ आ रही तो वीडियो रिपीट करके पीछे करके ज़रा दोबारा देख लें, ठीक हो गया। ये आपके पास क्या आ गया, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार की। प्रेफर्ड स्टॉक अभी बात हुई है, ये इनकम आपकी बैलेंस शीट का पार्ट बनेगी, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड, डिविडेंड जो पे करते हैं ना, वो हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में से जब खर्चे निकाल रहे होते हैं तो हम उसमें से डिविडेंड के पैसे भी माइनस कर देते हैं। डिविडेंड क्या है कि लाख रुपए का, सर आप इनकम तो आपने 1 लाख रुपए की कर ली, लेकिन इसमें से हमने सारे खर्चे किए, बिजली का बिल, एक्सपेंसेस, सैलरीज, टैक्सेस वगैरह निकाल लिए, सब कुछ कर लिया, तो आखिर में प्रॉफिट बचा। प्रॉफिट में से हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम उसे डिविडेंड दे दें या हम उस पर रिटेन्ड अर्निंग कर लें। अब अर्निंग का मतलब, तो अर्निंग और इनकम एक ही चीज़ है। रिटेन करना यानी अपने पास रखना। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको ये बात समझ आ जाएगी, हर बच्चे को समझ आएगी। हम अक्सर देखते हैं कि व्हेन एवर योर PSL इज़ गोइंग टू स्टार्ट, जब भी आपका PSL स्टार्ट होने वाला हो रहा होता है, उस वक्त बहुत सारे होते हैं कि ये प्लेयर रिटेन किए है। पेशावर ज़ल्मी ने या कोयटा ग्लैडिएटर ने शेन वॉटसन को रिटेन किया। रिटेन का मतलब है अपने पास ही रखना, उसे रिलीज़ नहीं किया। तो इनकम, ये रिटेन्ड अर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये अर्निंग है, इनकम आपकी अर्निंग है। ये रिटेन करना मतलब हम इसे डिविडेंड के फॉर्म में नहीं दे रहे, हम उसे अपने पास रखना चाह रहे हैं। ये आपको बात जहन में रहेगी। डिविडेंड हमने पैसे जब दे रहे होते हैं तो ये हमारा इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होता है, एक्सपेंस है एक किस्म का। रिटेन्ड अर्निंग आपको 2, 3, 4, 5 मिनट बस समझा दी है। अब रिटेन्ड अर्निंग का कॉन्सेप्ट ये आपकी बैलेंस शीट में होगी और ये स्टॉक होल्डर्स इक्विटी ही रहेगी। सेल्स आपका इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बन जाएगा और ये रेवेन्यू है। सेलिंग एक्सपेंसेस जो आएंगे ये इनकम स्टेटमेंट का पार्ट, एक्सपेंसेस आएंगे। टैक्सेस आपकी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होगा, एक्सपेंस है। व्हीकल आपका जो चीज़, जो गाड़ी या कुछ भी चीज़ है वो आपका एसेट है, ये इनकम बैलेंस शीट का पार्ट बनेगी और ये आपका फिक्स एसेट है। डेट इज़ द एंड ऑफ योर सेकेंड न्यूमेरिकल। अब हम आते हैं थर्ड न्यूमेरिकल के ऊपर। वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसका एक और पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो उस थर्ड पार्ट में या अगले पार्ट में मिलते हैं।